प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम शाम 7 बजे होगा। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, रेल भवन, रक्षा भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, हैदराबाद हाउस समेत कई सरकारी इमारतें हैं। आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा 9 सितंबर से खुलेगा। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के मौके पर आज बड़ी संख्या में वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। लिहाजा इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत मथुरा रोड, अशोका रोड, क्यू पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, अकबर रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और राजेश पायलट मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कई रूट्स डायवर्ट किए गए हैं। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। आज सुबह कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने सफर को आगे बढ़ाएगी। 3500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 5 महीनों में 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो ये पद यात्रा लगभग 150 दिनों में समाप्त होगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा के हिसार की आदमपुर विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी सुबह 11 बजे तिरंगा यात्रा निकालेगी। तिरंगा यात्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। इसके बाद केजरीवाल और मान दोपहर 1 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपकी इस तिरंगा यात्रा को आदमपुर उपचुनाव से पहले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना जाएंगे। सेना के हेलीकॉप्टर ने उनके पैतृक गांव किठाना में बने हेलीपैड का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर उनके गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोग उपराष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में आवश्यक विषयों पर प्रतिभागियों के बीच चर्चा होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का चौथा दिन है। आज शेख हसीना अजमेर यात्रा पर रहेंगी और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाएंगी, जहां वो दरगाह पर चादर चढ़ाएंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के दरगाह आने को लेकर प्रशासन अलर्ट है और इस दौरान 6 घंटे तक किसी को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 सितंबर से 10 सितंबर तक जापान दौरे पर हैं। 2+2 में शामिल होने के लिए दोनों ही नेता मंगोलिया से जापान पहुंच गए हैं। राजनाथ और जयशंकर अपने समकक्षों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता 8 और 9 सितंबर को प्रस्तावित है। आज गुलाम नबी आजाद अपने होम टाउन भदेरवाह जाएंगे, जहां वो जनता से मिलेंगे, कई बैठकें करेंगे। इसके साथ ही कल 9 सितंबर और 10 सितंबर को गुलाम नबी किश्तवाड़ में कई महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसके बाद गुलाम नबी आजाद कश्मीर घाटी जाएंगे, जहां उनकी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। गुलाम नबी आजाद जल्द ही नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने राजपेट पुलिस स्टेशन में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सांसद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची। नवनीत राणा का आरोप है कि लव जिहाद के मामले की शिकायत के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी को फोन किया था और पुलिसकर्मी ने उनका फोन रिकॉर्ड कर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज टीएमसी के सभी कार्यकर्ता, विधायक, मंत्रियों को लेकर अहम बैठक करेंगे। सीएम ममता की बैठक दोपहर 1 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी जिताऊ रणनीति के लिए जुटी हुई है, जिसके लिए जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए जुट गई है। मिशन 2024 को लेकर टीएमसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम नीतीश कुमार बिहार को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार के पहले रबर डैम का उद्घाटन करेंगे, जो कि फल्गु बिहार वासियों को एक और नई सौगात है। इसी दिन फल्गु नदी पर बने बिहार के पहले रबर डैम का उद्घाटन होगा और इस डैम का निर्माण 312 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। अब फल्गु नदी में 365 दिन पानी रहेगा। झारखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने चुनाव आयोग के मंतव्य पर राजभवन की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर राज्य की यूपीए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ममता सरकार में मंत्री मलय घटक को ईडी ने 14 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी ईडी ने मलय घटक को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे।
कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश देवदत्त कामत ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि क्या मौलिक अधिकारों के नाम पर कोई जीन्स पहन सकता है, ये ड्रेस के लिए नहीं कहा जा सकता। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 13 सितंबर को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज तय करेगा कि आगे मामले की सुनवाई किस तरीके से और कितने समय में की जाए। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी परदीवाला की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये मानहानि का मामला आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे की ओर से दायर किया गया था, जिसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की प्रतिलिपि को उनके खिलाफ मानहानि के केस में सबूत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। 2014 में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी ठहराया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में हो रही है और इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा के मामले समेत 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। लालू प्रसाद के बेटे और वन मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई तय की है। तेज प्रताप की तरफ से जगन्नाथ सिंह और गजेंद्र यादव ने कोर्ट से मांग की कि मामले को जल्द से जल्द सुनवाई में पूरी की जाए। दरअसल तेज प्रताप ने पत्नी ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दे रखी है, लेकिन पत्नी ऐश्वर्या तेज प्रताप के साथ रहना चाहती है। बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की मांग वाली बोर्ड की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन पेंडिंग याचिकाओं का हवाला देकर ये लोग पद पर बने हुए हैं। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए जा रहे इस ऑपरेशन में पिछले 4 दिनों में 106 भूमिगत बारूदी सुरंगों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और करीबन 350 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई है। साथ ही नक्सलियों की रसद सप्लाई भी रोक दी गई है। एनआईए ने मलेशिया स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के भगोड़े आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पर 10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। आतंकी हरप्रीत सिंह को पिछले साल लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट में शामिल होने के कारण वांछित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। लुधियाना कोर्ट परिसर में 23 दिसंबर 2021 को हुए बम धमाके में कथित हमलावर गगनदीप सिंह की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य नागरिक घायल हो गए थे। गाजियाबाद से एक बार फिर डॉगी ने एक 12 साल के बच्चे को निशाना बनाया, जहां बजरिया गली कीर्तन करने वाली में बच्चे को डॉगी ने हाथ और कान पे काट लिया। इससे बच्चा घायल हो गया। वहीं बच्चे के परिजनों ने बताया कि डॉगी पहले भी कई बच्चों पर हमला कर चुका है, बावजूद इसके डॉगी को खुला छोड़कर रखते हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला वजीरपुर की जेजे कॉलोनी का है, जहां एक जिम मालिक को आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल जिम मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। जिम मालिक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 24 साल है। मानसून में आफत की बारिश एक बार फिर कहर बरपाने लगी है। इस वर्ष महाराष्ट्र समेत कई राज्य झमाझम बारिश के तौर पर प्राकृतिक आपदा से रूबरू हुए। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में 4 दिन तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी है और इसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और रायगढ़ में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।